हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कौशल कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। तो आज हम लोगों का हिस्ट्री का जो टॉपिक है वह वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। वैदिक काल को आपके दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो हम लोग सबसे पहले आज ऋग्वैदिक काल का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्यों का आगमन या मूल निवास स्थान। तो देखिए, आर्यों का जो मूल निवास स्थान था उसके बारे में विद्वानों में मतभेद है, जिसका आज तक कुछ भी क्लियर पता नहीं चल पाया है कि ये लोग कहाँ के निवासी थे, ठीक है। तो देखते हैं विद्वानों में क्या क्या मतभेद हैं। पंडित बाल गंगानाथ झा के अनुसार जो आर्यों का मूल निवास स्थान था वो ब्रह्म ऋषि देश था। एल.डी. कल्ल के अनुसार जो आर्यों का मूल निवास स्थान था वो कश्मीर या हिमालय क्षेत्र था। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव इनका निवास स्थान था। मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से ये लोग आए थे, ठीक है। और जो मैक्स मूलर का जो सिद्धांत है यही सर्वाधिक मान्य है। मैक्स मूलर का जो कथन है कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे, यही सर्वाधिक मान्य कथन है। वैदिक सभ्यता का समय 1500 से 600 ईसा पूर्व तक है, जिसमें दो काल आते हैं आपके, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल दिए गए हैं, जिसमें से दूसरा 2 से और 7 तक सबसे प्राचीन मंडल है। पहला और 10वां मंडल सबसे लास्ट में जोड़ा गया है, ठीक है। इसको 7 पार्टों में डिवाइड किया गया है, इसको 3 पार्टों में बांटा गया है। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल हैं, 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन है, इसे 3 पार्ट हैं, ठीक है। सबसे पहले साकल जिसमें 217 मंत्र हैं, उसके बाद बालखिल्य जिसमें 11 मंत्र हैं, उसके बाद वास्कल जिसमें 56 मंत्र हैं। ऋग्वेद की जो तिथि है उसमें भी विद्वानों में मतभेद हैं, अपना अपना मत प्रस्तुत किया है। मैक्स मूलर के अनुसार जो ऋग्वेद की तिथि है वो 1200 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये मानते हैं कि ये लोग 600 ईसा पूर्व के आसपास। लेकिन जो ऋग्वैदिक काल की मान्य तिथि है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। जो ऋग्वैदिक काल की मान्य तिथि है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। अब हम लोग देखेंगे भौगोलिक पृष्ठभूमि। तो भौगोलिक पृष्ठभूमि, आर्यों का जो प्रसार है वो अफगानिस्तान से गंगा घाटी तक था, ठीक है। ऋग्वेद में अनेक नदियों और पर्वतों का उल्लेख किया गया है, जिसमें हिमालय पर्वत का उल्लेख किया गया है। हिमालय पर्वत में एक चोटी है जिसका नाम है मूजवंत, ठीक है, जहाँ पे सोमरस के पौधे मिलते हैं जिससे सोमरस की प्राप्ति होती है। तो ऋग्वेद में अनेक नदियों व पर्वतों के नाम मिलते हैं। हिमालय पर्वत का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है, ठीक है। और हिमालय पर्वत में एक चोटी है मूजवंत, जहाँ से सोमरस के पौधे प्राप्त होते हैं, सोम के पौधे प्राप्त होते हैं, जिससे सोमरस प्राप्त होता है। इसकी जो प्रमुख नदियाँ हैं वो देख लीजिए। पश्चिम ओर की नदियाँ, ठीक है, पश्चिम ओर की नदियाँ हैं कुंभा, कुरुम, गोमल, सुबास्तु, ठीक है। ये इनका आधुनिक नाम है। कुंभा काबुल, कुरुम का कुर्रम, गोमल गोमती और सुबास्तु का स्वात, ठीक है। और यही जो पश्चिम की ओर 4 नदियां हैं, यही नदियां से माना जाता है कि जो अफगानिस्तान था वो पहले इंडिया का ही एक अंग था, ठीक है। इन चारों नदियों पश्चिम की ओर से जो 4 नदियां हैं, इनसे ऐसा प्रतीत होता है कि जो अफगानिस्तान था वो पहले भारत का ही अंग था। इसके बाद देखेंगे पंजाब की 5 नदियाँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पंजाब की 5 नदियाँ, जिसमें सिंधु, ठीक है, ये आधुनिक नाम है, ये प्राचीन नाम है। सिंधु, हिरण्यनी, झेलम, बितास्ता, चेनाब, आस्किनी, रावी, पुरुषणी, ब्यास, बिपाशा, ठीक है। इसके साथ और कुछ नदियाँ हैं। सतलज जिसका प्राचीन नाम शतुद्री है, सरस्वती जिसका प्राचीन नाम नदीतमा है, गंगा जिसको जानवी बोलते थे, और यमुना। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में जो सिंधु नदी थी यह आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि आर्थिक दृष्टि से सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी और धार्मिक दृष्टि से सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, फिर एक बार सुन लीजिएगा। सिंधु नदी आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी थी और सरस्वती नदी धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मंडल। सूक्तों के समूह को मंडल कहा जाता है।
सूक्तों के समूह को मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद में सूक्तों का पाठ करने वाला पुरोहित होत्र कहलाता था। ऋग्वेद के प्रमुख मंडल और उनके रचयिता देखेंगे। देखिए, प्रथम और 10वां मंडल सबसे लास्ट में जोड़ा गया है, ठीक है। द्वितीय मंडल, इसका रचयिता ग्रथमत भार्गव थे। तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र थे। चतुर्थ मंडल के रचयिता वामदेव थे। 5वां मंडल के रचयिता अत्रि थे। 6वां मंडल के रचयिता भरद्वाज थे। 7वां मंडल के रचयिता वशिष्ठ थे। और द्वितीय से 7वां मंडल तक इनको गोत्र मंडल या ब्राह्मण मंडल कहा जाता है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 5वां, 6वां और 7वां मंडल को गोत्र मंडल या ब्राह्मण मंडल कहा जाता है। 8वां मंडल के रचयिता कड़व ऋषि व अंगिरस थे। 9वां मंडल के रचयिता पवमान अंगिरा थे। और 10वां मंडल के रचयिता क्षुद्र सूक्तिय थे, ठीक है। सॉरी, 10वां मंडल में क्षुद्र सूक्तिय दिया गया है। प्रथम मंडल के रचयिता मुझे नहीं मिले हैं, आप लोग कोशिश करिए इसको ढूंढने का। मैंने 2-3 बुकों में देखा है, इसके राइटर नहीं मुझे मिले हैं, ठीक है, और मुझे पता भी नहीं है। इसके बाद देखें, गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में दिया गया है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। इसके बाद 9वां मंडल सोमरस को समर्पित है। 10वां मंडल शूद्र शक्ति या शूद्र जाति के बारे में बताता है। जो शूद्र जाति के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो 10वां मंडल में मिलता है। तो ये आपका मंडल था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशिकी है। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो ऐतरेय व कौशिकी हैं। ऐतरेय के संकलनकर्ता महिदास हैं। महिदास की माता का नाम ऐतरेय देवी था, जिस कारण से, ठीक है, इस ग्रंथ का नाम ऐतरेय पड़ा। पहली बार शासक या राजा का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में ही मिलता है। पहली बार राजा या शासक का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में ही मिलता है। ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी, जिसके संकलनकर्ता कृष्णदेवपायन या वेदव्यास जी थे, ठीक है। जिसके संकलनकर्ता कृष्णदेवपायन या वेदव्यास जी थे। ऋग्वेद का उपवेद जो है वो आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आस्तोमा सद्गम है, ठीक है, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसका उल्लेख ये ऋग्वेद से लिया गया है। अब हम लोग देखेंगे राजनीतिक संगठन, ठीक है। आर्य राजनीतिक संगठन क्या थे? आर्य कई जनों में विभक्त थे। इनमें 5 जन मुख्य रूप से थे: अनु, ध्रुम, यदु, पुरु, तुरुबस। इनको पंचजन कहा गया है, ठीक है। इनके जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे। सभा और, ठीक है। इसके बाद ये जन थे, ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इनकी राजनीतिक संगठन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो कुल या परिवार थी। कुल का मुखिया पिता या बड़ा भाई होता था, जिसको कुलपी कहा जाता था। कई कुलों को मिलाकर ग्राम बनता था। ग्राम आत्मनिर्भर होते थे, जिसका मुखिया ग्रामणी होता था। ग्रामणी ग्रामीण कार्य और सैनिक कार्य दोनों करता था। कई ग्रामों को मिलकर विष बनता था, जिसका मुखिया विषपति होता था। और कई विषों को मिलाकर जन बनता था, जिसका मुखिया जनपति या राजन होता था। तो ये देखिए, सबसे पहले सबसे छोटी कुल या परिवार, ये सबसे छोटी इकाई थी। उसके बाद ग्राम आता था, जिसका मुखिया ग्रामणी होता था। उसके बाद विष आता था, जिसका मुखिया विषपति होता था। और सबसे बड़ी जो सभा थी वो जन था, जिसका मुखिया जनपति या राजन होता था। ये वैदिक युग की सबसे बड़ी इकाई थी, जन, ठीक है। ये जो आर्य थे ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ऋग्वेद में एक स्थान पर भरतों के राजा सुदास तथा 10 राजाओं का युद्ध या दशराग्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। 10 राजाओं में 5 आर्य थे, 5 अनार्य थे, ठीक है। और जो 5 अनार्य थे उनमें था अनिल, पक्त, भलानस, शिव और विषाणिन था, ठीक है। अनिल, पक्त, भलानस, शिव और विषाणिन था, जो आपके ये 5 अनार्य थे इसमें, ठीक है। तो भरतों के राजा जन
और ये 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था रावी नदी के तट पर दशराग्य का युद्ध हुआ था, जिसमें भरतों का राजा सुदास विजयी हुआ था। और जो भरतों का जन्म था उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है। ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है बलि। तो बलि एक कर होता था जो अपनी स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। ऋग्वेद में बलि एक कर था जो अपनी स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं थीं जो राजा के अंकुश पर नियंत्रण लगाती थीं। ठीक है। सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं थीं जो राजा के अंकुश पर नियंत्रण लगाती थीं। तो यह आपका राजनीतिक संगठन था। अब हम लोग देखेंगे इनका सामाजिक संगठन। ठीक है, इनका सामाजिक संगठन कैसा था। तो सामाजिक जीवन के बारे में देखते हैं। सामाजिक जीवन में ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था। इनका समाज पितृसत्तात्मक समाज था। ठीक है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। ठीक है, उनको अपने अधिकार प्राप्त थे। इनकी वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। इसमें 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ब्राह्मण का मतलब होता था जो विद्वान है, जो पढ़ा लिखा है। क्षत्रिय का मतलब होता था जो रक्षा करता था, और वैश्य का मतलब होता था जो पालन पोषण करता था। यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का मतलब किसी जाति व्यवस्था से नहीं है। ठीक है, ये कर्म के आधार पर थी। एक ही परिवार में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों रहते थे। ठीक है, अपना अपना काम करते थे। कालांतर में चौथा वर्ण शूद्र नाम समाज में उत्पन्न हुआ। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। समाज में स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी। वह अपने पति के साथ यज्ञीय कार्यों में भाग ले सकती थीं। स्त्रियों की शिक्षा ग्रहण करने के उचित अधिकार था। ऋग्वेद में घोषा, लोपा, मुद्रा, विश्वारा आदि स्त्रियां शिक्षित थीं। घोषा, लोपा, मुद्रा, विश्वारा ये स्त्रियां शिक्षित थीं और इन स्त्रियों ने कुछ मंत्रों की भी रचना की है। ठीक है। बाल विवाह एवं विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते थे। ठीक है, दोनों प्रकार के भोजन करते थे। ये भेड़, बकरी आदि पशुओं का मांस खाया जाता था, लेकिन गाय को ये लोग अधन्या कहते थे और ना मारने योग्य मानते थे। सूरा तथा सोम आर्यों के मुख्य पेय पदार्थ थे। सूरा तथा सोम आर्यों के मुख्य पेय पदार्थ थे। सोम ये देवताओं को समर्पित था। ठीक है, सोम जो था यह देवताओं को समर्पित था। और जो सोम है ये हिमालय पर्वत में जो एवरेस्ट है, एवरेस्ट में एक चोटी है मूजबंद। तो मूजबंद से सोम के पौधे पाए जाते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था सोम से वो मूजबंद से सोम के पौधे पाए जाते हैं जिनसे सोम रस की प्राप्ति होती है। और यह रस देवताओं को समर्पित था। जब कोई विशेष कार्य होता था उसमें ये चलता था। ये काफ़ी मादक होता था। इसके बाद हम लोग देखेंगे धार्मिक जीवन। इनका जो महत्वपूर्ण देवता था इंद्र था, जिनको पुरंदर कहा गया है। अग्नि को मध्यस्थ का देवता बोलते थे। वरुण को नैतिक मूल्यों का देवता बोला जाता था। देवताओं की उपासना यज्ञों द्वारा की जाती थी। आर्यों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण यज्ञ था वह सोम यज्ञ था। क्या था? सोम यज्ञ था। और इसमें इसी सोम रस की आहुति दी जाती थी। सोम यज्ञ में सोम रस की आहुति दी जाती थी। तो ये इनका धार्मिक जीवन था। हम लोग देखेंगे आर्थिक जीवन। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी, अतः उनके आर्थिक जीवन का मूलभूत आधार कृषि और पशुपालन दोनों था। ठीक है, कृषि योग्य भूमि को उर्वरा कहते थे। कृषि के साथ साथ पशुपालन पर भी ध्यान दिया जाता था। कृषि के साथ साथ पशुपालन पर भी ध्यान दिया जाता था। पशु आर्यों की संपत्ति समझे जाते थे। गाय विनिमय का माध्यम होती थी। अन्य पशुओं में बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी, गधा, कुत्ता आदि प्रमुख थे। घोड़ा आर्यों का सबसे प्रिय पशु था। और आर्य लोग हाथी से परिचित नहीं थे। आर्य लोग हाथी से परिचित नहीं थे। तो ये आज आपका था टॉपिक ऋग्वैदिक काल। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे उत्तर वैदिक काल। आपका ऋग्वैदिक काल समाप्त होता है। आपकी परीक्षा यूपीटीपीएससी यूपीएसआई
लेखपाल, यूपी टेट या सी टेट और एसएससी के लिए जीएस के जितने भी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने सारे आपको पढ़ा दिए हैं। इसके बाद कल देखेंगे। तो क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें। तो ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।